जा रही हूँ एक ऐसे शख्स का जिससे प्रधानमंत्री डरा करते थे। इंदिरा गांधी डरा करती थी, मोरारजी देसाई डरा करते थे, चौधरी चरण सिंह डरा करते थे, यहाँ तक कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और राजीव गांधी भी डरा करते थे। उनको ये डर था कि ये शख्स प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उसने जिंदगी में कभी लाल बत्ती नहीं ली, वो सिर्फ सांसद रहा और लगातार मंत्री के पद ठुकराता रहा, और जब बना तो देश का प्रधानमंत्री बना। मैं बात कर रही हूँ बलिया के बाबू साहब की, देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर की। बलिया में पैदा हुए और इलाहाबाद में पढ़े चंद्रशेखर ने अपनी जिंदगी में खूब पार्टियां बदली और बनाई। शुरुआत हुई 1951 में सोशलिस्ट पार्टी से, फिर वो लोहिया के दल में चले गए। चंद्रशेखर लोहिया का चेला बनने के लिए नहीं, बल्कि उनसे किए गए झगड़ों के लिए याद किए जाते हैं। पहला झगड़ा चंद्रशेखर इलाहाबाद पहुंचे। उस समय के एक संत समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव को आमंत्रित करने के लिए बलिया में छात्रों की एक सभा थी। आचार्य बीमार थे और वहां पर डॉक्टर लोहिया भी मौजूद थे। आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि आप डॉक्टर लोहिया को लेकर जाइए। लोहिया बोले, मुझे तो अपनी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के लिए कलकत्ता जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर चंद्रशेखर ने तुरंत समाधान पेश किया। वो बोले, आप हमारे साथ चलिए और वहाँ से मैं आपको जीप में बैठाकर बक्सर छोड़ दूंगा, जहाँ से आपको कलकत्ता की ट्रेन मिल जाएगी। लोहिया तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर बलिया के उतरे, बोले कि जीप कहाँ है। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब जीप आपको शाम को चाहिए। डॉक्टर साहब बड़बड़ाने लगे। चंद्रशेखर को ये बात नागवार लगी। उन्हें लगा कि अगर मैं एक युवा नेता हूँ और इतने बड़े नेता को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैंने अपने कहे का मान रखा होगा। लेकिन लोहिया दोपहर तक बड़बड़ाते ही रहे। चंद्रशेखर ने गुस्से में कह दिया, डॉक्टर साहब वो खड़ी है आपकी जीप और वो रहा रास्ता, हमें आपकी सभा और शदारत की ज़रूरत नहीं है, आप बेइज्जती मत करिए, कृपा करके चले जाइए। लोहिया सन रह गए। शायद ये पहला मौका था जब किसी युवा ने युद्धन कर उनकी बात का ऐसा प्रतिकार किया। दूसरा वाकया, जब चंद्रशेखर उस वक्त की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के खास बन गए। कांग्रेस में उन दिनों एक टर्म चला करता था, युवा तो यानी ऐसे युवा नेता जो उग्र थे, पुरातन पंथी नहीं थे और कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे। इसमें चंद्रशेखर भी थे, इसमें कृष्णकांत थे, इसमें मोहनलाल धारिया थे, इसमें रामधन थे। उन्हीं दिनों का एक वाकया है जब शाम के वक्त इंदिरा गांधी के आवास पर तमाम नेता जुटा करते थे। इंदिरा गांधी ने कहा, चंद्रशेखर क्या तुम कांग्रेस को समाजवादी मानते हो। चंद्रशेखर ने कहा, थोड़ा सा मानता हूँ और थोड़ा सा मनवाना चाहता हूँ, इसलिए आ गए। इंदिरा ने पूछा, इसके क्या मायने हैं। फिर चंद्रशेखर बोले, कांग्रेस एक बूढ़े बरगद की तरह हो गई है, अगर मैं इसको समाजवादी रुख की तरफ नहीं मोड़ सका तो पार्टी को तोड़ दूंगा। इंदिरा अवाक रह गई। वो देश की प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस की अध्यक्ष, और उनके सामने उनका बनाया हुआ एक सांसद इस तरीके से बगावत की बातें कर रहा था। लेकिन उस वक्त इंदिरा को इन युवा तुर्कों की ज़रूरत थी, क्योंकि इंदिरा पार्टी में ओल्ड मॉडल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। वो सत्ता पर और पार्टी पर अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। फिर 1971 के दौर में जब उन्होंने बैंकरों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स खत्म किया और समाजवाद का नारा दिया, गरीबी हटाओ के नारे पर चढ़कर सत्ता में लौटी, तो उसके बाद युवा तुर्कों की अहमियत जो है वो कम हो गई। और इसीलिए चंद्रशेखर उन चुनिंदा कांग्रेस नेताओं में से एक थे जिन्हें इमरजेंसी लगाए जाने के बाद विपक्ष के नेताओं के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। चंद्रशेखर को पटियाला की जेल में डाल दिया गया और बाबू साहब ने जेल में रहते वक्त सिर्फ एक काम किया, पटियाला की जेल में खाली पड़े मैदान को बगीचे में तब्दील कर दिया। पटियाला की जेल में तो फूल खिल गए, मगर चंद्रशेखर की जिंदगी में सफलता के फूल खिलने में अभी भी 13 वर्ष बाकी थे। 1977 में चुनाव हुए। विपक्षी दलों ने गठजोड़ करके जनता पार्टी बनाई। प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे, मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम रेड्डी। चंद्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। वह सबसे ज्यादा जिस नाम के खिलाफ थे वह था मोरारजी देसाई का नाम, लेकिन जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के कहने पर वह मान गए। लेकिन एक बात उन्होंने जेपी की नहीं मानी और वह बात थी कि मोरारजी देसाई की कैबिनेट में वह मंत्री पद का स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहे और हम सब जानते हैं कि 2-2.5 बरस में ही ये कुनबा आपसी भीतरगत के चलते, एक दूसरे पर अविश्वास के चलते और प्रधानमंत्री के पद पर कई दावेदारों के चलते टूट गया था। चंद्रशेखर बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक विरोधी भी थे।
उनके राजनीतिक तौर तरीकों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। एक वजह यह भी थी कि बाबू जगजीवन राम रेड्डी सबसे आखिरी में कांग्रेस की नैया छोड़कर चले गए। जनता पार्टी की पतवार पकड़ने वाले नेता थे, लेकिन चंद्रशेखर को जब पता चला कि जेपी ने भी बाबूजी को आशीर्वाद दिया तो वह जगजीवन राम के साथ हो गए। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि जिस चिट्ठी के सहारे उन्हें मनाया गया है वह चिट्ठी जयप्रकाश नारायण को ऐसी हालत में दिखाई गई थी जब वह ठीक से पढ़ भी नहीं सकते थे। उनकी सेहत बेहद खराब थी और बाद में चंद्रशेखर जब जेपी को ये पता चला कि उनके झूठे खत और दस्तखत के जरिए चंद्रशेखर को लाइन पर लाया गया है तो वह फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने इतना ही कहा, मैं तो ये चाहता था कि 77 में ही चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। इस तरह की बातें कहकर चंद्रशेखर क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे? ऐसा बेबाक चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बना तो उसने शुरुआती कुछ हफ्तों में ही ये साफ कर दिया कि मैं कांग्रेस की कठपुतली नहीं हूँ और राजीव गांधी के इशारों पर नहीं नाचूंगा। जाहिर सी बात है कि जैसे इंदिरा ने चौधरी चरण सिंह से समर्थन वापस ले लिया था, राजीव गांधी को वो करना ही पड़ा था। वे थोड़ा सा राजनीतिक वक्त चाह रहे थे ताकि अपने संगठन को सेक सके और अगले चुनाव के लिए संगठन को फिर से तैयार कर सके, और इसके लिए बहाना बने हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही। अब ऐसा क्यों? दरअसल राजीव गांधी के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही संदिग्ध हालत में घूमने पाए गए। हल्ला मच गया इस बात पर। राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर उस शख्स की जासूसी करवा रहे हैं जिसके समर्थन के बल पर वह अब प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। उस शाम को राजीव से चंद्रशेखर की मुलाकात हुई। चंद्रशेखर ने आश्वासन दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करूंगा। अगले दिन लोकसभा का सत्र था। इसके हंगामा होने के आसार थे, लेकिन चंद्रशेखर को झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि इस कथित जासूसी कांड के चलते कांग्रेस लोकसभा का बहिष्कार करने वाली है। चंद्रशेखर को समझ आ गया था कि उनकी 7 महीने पुरानी सरकार के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने संसद के पटल पर त्याग पत्र देने की घोषणा कर दी। घोषणा से ठीक पहले देवीलाल उनसे बोले, मुझे राजीव गांधी ने बुलाया है, मैं जाऊं क्या? चंद्रशेखर ने बदले में जवाब दिया, जाइए और अपने प्रधानमंत्री पद के लिए भी बात करके आइएगा। चंद्रशेखर का ये दावा है कि उनके इस्तीफा देने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से तमाम कार्य आए राजीव गांधी का संदेश लेकर कि आप फिर से प्रधानमंत्री बन जाइए और इस बार कांग्रेस के नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल करिए। चंद्रशेखर का वही पुराना युवा तुरक अंदाज, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर 1991 के बाद भी चंद्रशेखर कई बार बलिया से ही लोकसभा का चुनाव जीते। उनके राजनीतिक शिष्य रहे मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी तो अलग बना ली, मगर गुरु के खिलाफ भी कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और शायद यही कृतज्ञता है कि चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर आज भी सपा के सांसद लोकसभा का चुनाव हारे तो मुलायम सिंह ने राज्यसभा में उन्हें भेज दिया। आज के दौर में, आज के वक्त में चंद्रशेखर जैसे नेता को क्यों याद किया जाना चाहिए, आपको बताते हैं। उस शख्स को यकीन था कि वह बेहद बड़ी चीज़ों के लिए बना है और इसलिए उसने कभी भी मंत्री का पद नहीं स्वीकार किया। हालांकि उसके भी अपने जोखिम हैं। और दूसरी बात चंद्रशेखर की है बेबाकी। वे खुलेआम कह देते थे अगर उन्हें कोई विपक्षी पार्टी का नेता पसंद होता था। वह गुप्त मीटिंग हुई मंत्रणाओं को भी जाहिर कर देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि नेता से जुड़ी हर चीज़ सार्वजनिक होती है, क्योंकि वह जनता की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ऐसे थे चंद्रशेखर। कुछ और राजनीतिक तो ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। ऐसे ही किस्सों के साथ हम वापस लौटेंगे। मैं देवांशी खन्ना, RN TV उत्तर प्रदेश पर।